कर्ल इनका मतलब क्या होता है, फिजिकल मीनिंग क्या होती है, इन चीज़ों को स्टडी करेंगे और फिर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जो कि आपके पास कंटिन्यूटी और मोमेंटम इक्वेशन उसके बुनियाद पर। ठीक है, इनके से आपको शोर तो नहीं आ रहा बहुत? तो मैं क्लास मैं चेंज कर लेता हूँ अगर डिस्टर्बेंस हो रही है आपको। हेलो, नहीं सर सही है। सही है, ठीक है। सर नहीं था मसला ठीक। फ्लूइड क्या चीज़ होती है, क्या, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एनीवन, फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होगी? सर फोर्स सर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन एक सब्सटेंस की जो हो उसको आप फ्लूइड कह सकते हैं। जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिलेटिव मोशन हो वो फ्लूइड होता है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। यार इस तरह मुझे जो है ना 5 मिनट दें, मैं ज़रा दोबारा आप लोगों को डायल करता हूँ, थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे पास, ठीक है, फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं। 5 मिनट ओके दें, सर। ठीक है, मैं अभी सेशन एंड कर रहा हूँ, फिर आप लोगों से। उसामा आप क्यों फ्लूइड में आए हो इसमें सीएफडी में? इब्राहिम आप भी यहाँ से जाओ क्योंकि यार। मैं एफटीएस पढ़ रहा हूँ इसलिए काशी। एफटीएस क्यों पढ़ रहे हो? यार नहीं पढ़ता तुम कहते हो तो। एचसीआर आप यहाँ से चले ना जाओ पढ़ो। प्लीज। शोएब चिश्ती रोल भी वैसे ही है। रोल नंबर 25 को कोई यार आउट आउट कर दिए एमडीए वाले। यार ये चीटिंग बड़ी करता है और मानता नहीं अपना फिर। यार मेरे बाइक को ताला लगा और चाबी भाई ले गया, इसलिए मैं यहाँ स्ट्रैंडेड पड़ा हूँ। यार बाल जो भी बहुत है अच्छा हुआ एफटीएस तेरे से साथ। चला जाता, बहुत बुरा लग रहा है। ओके वैसे ओके सर नया सेशन शुरू करेंगे, ये लीव करना पड़ेगा। कर देंगे। आपका हेडेक नहीं है, एमडीए वालों का हेडेक नहीं है ये। अच्छा मार्करम भाई उधर सेंचुरी बना गए। हाँ तो अच्छी बात है ना, सेंचुरी बना गया, फॉर्म में आ गए। कोई प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ, सारे प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म में आते हैं। शिवली ये बस आज सारे लोग मैच देख रहे हैं उस हमारे साथ, तभी पाकिस्तान हार रहा है। अभी तो वैसे भी लंच ब्रेक चल रही है। पहले वाली तुम्हारी ब्रेक थी, दूसरी वाली पाकिस्तान की। हम्म। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? मैच तो जीत जाएगा साउथ अफ्रीका। ये कौन बोला? ये काशान मैं बोल रहा हूँ। ओहो जवाद, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ काशान, आप सुनाए। ठीक ठाक। आप भी इधर एफटीएस में?
जी आज मैं इधर आ गया गलती से। अच्छा कोई सर बात आ नहीं। गए। हेलो, यस सर, आ रही आवाज सर। आवाज आ रही है? चले। अच्छा जी, तो फ्लूइड के बारे में आई गेस काशान ने कहा था, अगर हम इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो फ्लूइड हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स से आपके पास डिफॉर्मेशन के चांसेस, शियर डिफॉर्मेशन के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर करें, कंटिन्यूम क्या चीज होती है? कंटिन्यूम को ही बताया गया। सर एक कंटिन्यूम वो चीज नहीं जिसको हम एक छोटा सा मतलब के एलिमेंट या एरिया कंसीडर करके, एलिमेंटल एरिया कंसीडर करके उसके ऊपर अपना जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, फोर्स या वेक्टर एनालिसिस। फ्लूइड का ही सर पूरा बकायदा एक लेट्स से कंटेनर ऑफ फ्लूइड है, वाटर है, तो हम उस पूरे को नहीं कंसीडर करते, पोर्शन ऑफ फ्लूइड कंसीडर करके उसके ऊपर जो है और वो इसकी थ्योरेटिकल एनालिसिस। रीजन क्यों बनती, क्या रीजन क्या है हमारे पास कि हम कंटिन्यूम करें? सर उसकी रीजन ये होती है कि यूनिफॉर्मिटी, और मतलब कि अगर आप एक पोर्शन के ऊपर जो आप एनालिसिस करते हो ना, वही बाकी पोर्शंस के ऊपर भी वैसा ही बिहेवियर शो कर रहा होता है, तो फिर आप सिर्फ एक पोर्शन को लेके उसके ऊपर जो आप रिजल्ट्स निकालते हो, फिर यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करते हुए बाकी को भी उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सही है। प्रॉपर्टीज कोई आप में कांस्टेंट। बिल्कुल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रखने के लिए, लेकिन क्यों? मीन फ्री पाथ क्या चीज होती है आप लोगों से अगर मैं पूछूं? एक हमारे पास आता है नट्सन नंबर आता है और एक मीन फ्री पाथ आती है चीज। ब्राउनियन मोशन की आप लोगों को याद होगी, एफएससी के अंदर हम पढ़ते थे। ब्राउनियन मोशन में हमें क्या कहा था? ब्राउनियन मोशन के मुताबिक आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, फ्लूइड के एलिमेंट्स हैं, उनकी मोशन फ्रीली पाई जाती है, उनके दरमियान एवरेज डिस्टेंस। मीन फ्री पाथ से मुराद क्या है कि मेरे पास अगर एक कोई मॉलिक्यूल है वो ट्रेवल कर रहा है, इससे पहले कि वो कंटेनर वॉल को या दूसरे किसी मॉलिक्यूल को टच करे, वो जितना डिस्टेंस लीनियरली ट्रेवल करता है हम उसको मीन फ्री पाथ का नाम देते हैं। गैसेस में ये चीज अच्छी खासी ज्यादा हो जाती है, मीटर्स के अंदर भी जा सकती है, और हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं उसके अंदर ये पाथ खासा छोटा होता है, लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल्स की मोशन फ्री होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाके चीजों को एनालाइज करना शुरू कर दें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज जो हैं वो हर मॉलिक्यूल की उस टाइम जो ट्रांसलेशनल मोशन हो रही होगी, वो कितनी रोटेशन ले रहा है और कितनी वाइब्रेशन होगी, हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट होगी। तो कंटिन्यूम का हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी वॉल्यूम के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज कंजर्व हो रही है कि जी आपके पास वो वो देगा एवरेज, उन तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज प्रॉपर्टी। जैसे टेम्परेचर अगर मैं लूँ, एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल ले लो और उनका एवरेज टेम्परेचर जितना आ रहा है, तो मैं वो कहूँगा कि जी ये फलानी प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से फ्लूइड के अंदर कंटिन्यूम का फिनोमेना इंपॉर्टेंट होता जाता है। इसी तरीके से आपसे अगर हम बात की जाए, हमारे पास प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी है? कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सिस्टम है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। इसी तरीके से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं जो आपके पास मास के ऊपर या साइज ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती होती है, जैसे वॉल्यूम हो गया। और हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को नॉर्मलाइज कर दें पर यूनिट मास के लिहाज से, तो हमारे पास क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर वेरी करना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं कहूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम। विस्कस और इनविसिड फ्लो, ये क्या होता है? विस्कोसिटी क्या होती है बेसिकली, अगर मैं आप लोगों से पूछूं? रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस टू फ्लो। और हमारे पास फ्रिक्शन उसको बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। बिल्कुल, हमारे पास ये क्लासिकल एग्जांपल हमें दी जाती है कि वाटर को अगर हम लेंगे और हम अगर हनी को लेना शुरू कर दें, तो दोनों का जो फ्लो टाइम है, अगर हम दोनों को एक सेम टाइप ऑफ प्लेन पे रख दें और दोनों को सेम एंगल पे रख दें, ठीक है, तो क्या होता है? रेजिस्टेंस टू द फ्लो बिटवीन द लेयर्स ऑफ हनी इज हायर
क्यों? उसकी विस्कोसिटी आपके पास ज्यादा होती है। एक आप लोग और भी सुनेंगे कि हमारे पास कहा जाता है कि जो दूध की खालिस होने को मापने का एक तरीका है, वो क्या है? आप एक प्लेट के ऊपर एक प्लेन को, कोई प्लेट लें, कोई भी प्लेन चीज लें, उसको एक एंगल के ऊपर रखें, ठीक है? जो नाखालिस दूध होगा, जब आप उसको ड्रॉप डालेंगे तो उसका फ्लो वेलोसिटी एकदम से वो एब्रप्ट चेंज आएगा, वो फ्लो करता हुआ नीचे चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो आपस में विस्कस, वो उतनी विस्कोसिटी नहीं होती है, उतना फ्रिक्शन उसके पास, एडहेसिवनेस फ्रॉम द सरफेस नहीं पाई जाती। लेकिन जो खालिस दूध होता है उसकी एक अपनी स्लो वेलोसिटी होती है रिलेटिवली। तो वो वजह क्या है? बेसिकली विस्कोसिटी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं काइनेमेटिक और डायनामिक विस्कोसिटी, ये क्या चीजें होती है? Anyone? चलिए, ये आप लोगों का काम है थोड़ा सा स्टडी करके आना कि हम देखें डायनामिक विस्कोसिटी क्या और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या चीज होती है। अगर हम क्लासिफिकेशन पे जाएं विस्कोसिटी की बेस पे, तो हम कहते हैं विस्कस फ्लो है। विस्कस फ्लो से मुराद क्या है? जिसमें हमारे पास विस्कोसिटी का इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा होता है। बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या है? टॉ इज इक्वल टू म्यू पाई यू बाय पाई वाई, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। इससे मुराद क्या है कि हमारे पास जो वेलोसिटी ग्रेडियंट बन रहा है, से हमारे पास मीन फ्री वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन से आ रही है, और वो जब प्लेट पे आके स्टिक करेगी, इस डायरेक्शन के ऊपर जो मेरे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट बनेगा, वो रिलेट कर रहा है डायरेक्टली shear stress से। shear stress is directly proportional to the gradient of velocity in vertical direction। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये किससे रिप्लेस हो जाता है? मेरे पास विस्कोसिटी से रिप्लेस होने शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? जितना मेरे पास विस्कस फ्लूइड ज्यादा होगा, उतनी मेरे पास shear stress ज्यादा होती जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने विस्कोसिटी के इफेक्ट को निगलेक्ट करना शुरू कर दूं, हम आगे चल के देखेंगे बाद सूरतों में हमारे पास हम विस्कोसिटी के इफेक्ट्स को निगलेक्ट करना शुरू करते जाते हैं, तो वो फ्लो आपके पास कहलाता है इनविसिड फ्लो रीजन। बेसिकली ये बाउंड्री लेयर प्रॉब्लम हमारे पास आ जाता है। बाउंड्री लेयर से मुराद क्या है कि जब आपके पास कोई फ्री स्ट्रीम आ रही है और वो आके किसी भी सॉलिड बॉडी से इंटरेक्ट करती है, उसमें क्या होता है? हमारे पास जो सबसे फर्स्ट पहली लेयर है, वो स्टिक कर जाती है सरफेस के ऊपर, ठीक है? और उसके स्टिक करने की वजह से और हमारे पास विस्कस इफेक्ट की वजह से बाउंड्री लेयर डेवलप होना शुरू हो जाती है, जहां पे मेरे पास पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई या वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज होती रहती है, अप टिल वो ऐसा पॉइंट आता है जिसमें बाउंड्री के इफेक्ट, बाउंड्री लेयर के इफेक्ट निगलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास जहां पे बाउंड्री लेयर के इफेक्ट पाए जा रहे हैं, पाइप के अंदर फ्लो पाया जा रहा है, वो हम कहेंगे विस्कस फ्लो रीजन है। और उसके बाद हमारे पास इनविसिड फ्लो रीजन, जहाँ पे आपके पास स्ट्रीम लाइंस बिल्कुल पैरेलल चलती जा रही हैं। लेकिन अभी हमारे पास फ्लो को हम ये नहीं कह रहे कि लैमिनर है या टर्बुलेंट फ्लो के ऊपर जा रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लो, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लो की आपके पास कॉमन एग्जांपल्स कौन सी हो सकती हैं डेली लाइफ से, अगर मैं देखना चाहूँ? पाइप फ्लो इंटरनल है एक्सटर्नल सर ये जो नाका प्रोफाइल बनी हुई है एरोप्लेन के विंग्स के अराउंड। बिल्कुल। पंप फ्लो जो है, फ्लो विद इन अ पंप, वो इंटरनल फ्लो है या एक्सटर्नल फ्लो है? पंप के जो इम्पेलर्स होते हैं वो भी आपके पास प्रोफाइल, ब्लेड प्रोफाइल, नाका प्रोफाइल शेप के हो सकते हैं। लेकिन पंप के अंदर से फुल डोमेन जो है वो इंटरनल फ्लो होती है, एक्सटर्नल फ्लो होती है? सर एक्सटर्नल। पक्की बात अगर सर होल बॉडी कंसीडर करेंगे तो फिर इंटरनल नहीं हो जाएगा, केसिंग भी कंसीडर करें। बिल्कुल। आपके पास क्या है? विद इन अ कन्फाइंड स्पेस आपके पास फ्लूइड का फ्लो होता जा रहा है। जब आपके पास एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर से फ्लूइड फ्लो होता जा रहा है, आपके पास वो क्या होगा? इंटरनल फ्लो कहलाएगी। लेकिन हमारे पास एक ओपन स्पेस है, मेरे पास विंड टरबाइन है। विंड टरबाइन का क्या है? उसके एक्सटर्नली फ्लो होता जा रहा है। जहां पे मेरे पास इर्द गिर्द मुझे फार फील्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी, वो एक्सटर्नल फ्लो होता जाएगा। जो आपने कहा, ये सामने बनी हुई आ रही है नाका की प्रोफाइल, किसी भी एरोप्लेन के विंग के ऊपर से जो फ्लो होता जा रहा है वो आपके पास एक्सटर्नल फ्लो होता जाएगा। किसी पाइप के अंदर से फ्लो होता जा रहा है, वो इंटरनल फ्लो होता जा रहा है। तो सिंपल, आपके पास विद इन अ कन्फाइंड स्पेस अगर फ्लो हो रहा है
तो वो इंटरनल फ्लो है। इंटरनल फ्लो का वर्सेस एक्सटर्नल फ्लो में बड़ा फर्क क्या आ जाता है कि हमारे पास जो एक्सटर्नल फ्लोज है उसके अंदर प्रेशर वेरिएशन अक्रॉस द बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मेरे पास अगर एरोफॉइल है उसके नीचे हायर प्रेशर क्रिएट होना चाहिए और ऊपर लोअर प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, तभी मुझे अपलिफ्ट फोर्स होगी, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होती जाती है। इंटरनल फ्लोज में हमारे पास और भी जो एक और डोमिनेंट फैक्ट आ जाता है वो फ्रिक्शन ड्यू टू वॉल्स बहुत डोमिनेंट आ जाता है कि वो आपके पास फ्लो के अंदर इतना ज्यादा इंटरप्शन ना कर रहा हो। एक्सटर्नल फ्लोज में भी आपके पास बाउंड्री लेयर का फिनोमेना होता है, लेकिन हम उसको आगे चल के देखेंगे। जो आप विस्कस वेक रीजन है ये किस तरीके से वेरी करता जाता है। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, 737 मैक्स एक एरोप्लेन था, उसके अंदर एक मसला आता था। किसी ने उसको स्टडी किया, वो क्या मसला आता था? एनीवन? नो सर, नहीं स्टडी किया उसको। देखता हूँ यहाँ पे अगर नेट चल रहा है। A737 जो है उसका इक्विवेलेंट बोइंग 737 तो एयरबस वालों का है, उसका इक्विवेलेंट बोइंग में कौन सा है, किसी को पता है? जो उसका कंपटीटर है। A380 दुनिया का सर आपका माइक म्यूट हुआ है। अच्छा, A380 तो यार दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन है, डबल डेकर है। A380 का इक्विवेलेंट अगर हम कह सकते हैं, वैसे तो इक्विवेलेंट नहीं है, बोइंग 747 है हमारे पास। चले खैर, ये किसी दिन आगे मैं बात करूंगा। बेसिकली हमारे पास क्या हुआ था कि दोनों का कंपटीशन चल रहा था, A320 का और 737 का। A320 थोड़ा सा हाइट में ज्यादा पाया जाता है। A320 वालों ने एयरबस वालों ने क्या किया कि एक बड़े साइज का इंजन बना लिया जो कि A320 के अंदर इंस्टॉल किया। अब उस कंपटीशन को मैच करने के लिए बोइंग ने भी अपने जो एरोप्लेन था उसके अंदर एक बड़े साइज का इंजन लगा दिया। अब हुआ ये कि हमारे पास अगर ये मैं एरोप्लेन देखना चाहूँ इस तरीके से है, यहाँ पे इसका विंग है और यहाँ पे इंजन लगा होता है। बोइंग ने जब अपने इंजन नया बड़े साइज का अटैच किया तो बोइंग 737 की रिलेटिवली हाइट जो है A320 से कम थी। उस इंजन को एकोमोडेट करने के लिए कोई जमीन पे न लगे, उन्होंने थोड़ा सा इसको हाइट इधर अपने इसको क्या कर दिया, अपने जो विंग है उसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जहाज की पूरी एरोडायनामिक शेप चेंज हो गई। जब एरोडायनामिक चेंज हो गई, वो जहाज स्टॉल की तरफ जाना शुरू हो गया। उस चीज को कम करने के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंस्टॉल किया था, ECAS पतन करके कोई नाम था, जिसकी वजह से क्या होता था कि वो जहाज की नोज को नीचे रखने की कोशिश करता था, फोर्सफुली कंट्रोल सिस्टम उसको डाउन करता रहता था। उससे क्या हुआ, जब एक दफा टेक ऑफ हो गया और क्रूजिंग स्टेज पे आ गया जहाज, तब भी वो डाउन फोर्स लगाता रहता था। पायलट्स को उसको डीएक्टिवेट करना नहीं आया, उसकी वजह से बहुत से 737 का जाके वो हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था 2-3। मैं जरा आपको दिखाता हूँ। A320 ये वाली आपको तस्वीर नजर आ रही है? यस सर। इसमें जो लेफ्ट साइड आपके पास आ रही है A320 की आ रही है। अब आप देख सकते हैं जब इसके ऊपर इंजन स्टॉल है इधर, और ये जो
इसका विंग है, इसके दरमियान एक फासला पाया जाता है, तो प्रॉपर एक एरोफॉइल शेप बनी हुई है। लेकिन जब बड़ा इंजन उन्होंने 737 के अंदर इंस्टॉल किया, अब आप देख सकते हैं ये ओवरलैप कर रहा है इसके विंग के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ, बेसिकली जो मसला था वो क्या था, आपने पूरे जहाज की एरोडायनामिक शेप चेंज कर दी, एरोडायनामिक शेप चेंज कर दी। उसकी वजह से क्या होना शुरू हुआ, आपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंस्टॉल किया जिस पे आपने लोगों को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं किया था। तो जो हमारे पास ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, वेरिएशन आ जाती है। आप इवन ये भी देखेंगे कि हम अगर 5 to 10 डिग्री पंप के प्लेट प्रोफाइल के अंदर वेरिएशन लाना शुरू करें तो आपके पंप की परफॉर्मेंस में खासा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। सक्शन साइड थोड़ी सी चेंज करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास फ्लूइड फ्लो में इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से हमारे पास कंप्रेसिबल वर्सेस इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। कंप्रेसिबल फ्लो हम आपने आमतौर पर आपको पता होगा किस क्या जो गैसेस होती हैं, हाई स्पीड गैसेस, उनको हम कंप्रेसिबल फ्लो में ट्रीट करते हैं। बाकी आपके पास जो लिक्विड्स होते हैं, चाहे वो हाई स्पीड हो लो स्पीड हो, आपका वो इनकम्प्रेसिबल में ट्रीट हो रहे होते हैं। लेकिन जो लो स्पीड आपका गैसियस फ्लो होता है, जो कि आपका 0.3 मार्क से कम होता है, हम उसको एज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो भी ट्रीट कर सकते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लो से मुराद क्या है कि आपके पास वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर वेरिएशन आपके पास कम से कम पाया जाता है। लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनर टर्बुलेंट फ्लो हमारे पास सिंपल, जिसमें आपके पास लैमिनर फ्लो में आपके पास स्ट्रीम लाइंस फ्लो के एक दूसरे के पैरेलल चलती जा रही हो। टर्बुलेंस में हमारे पास क्या फिनोमेना होना शुरू हो जाता है, आपका फ्री स्ट्रीम फ्लो चलता जा रहा है, एक वो खास हद वेलोसिटी से इंक्रीज करेगा, उसमें क्या होना शुरू हो जाता है, आपका वो फ्लो टूटना शुरू हो जाता है। जब वो फ्लो टूटना शुरू हो जाता है, उसके अंदर स्वेलिंग फ्लो छोटा छोटा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इस चीज को कहते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। और ये जो छोटे छोटे हमारे पास रोटेशन आना शुरू हो जाती है, ये एडीज कहलाती हैं। टर्बुलेंट फ्लो को एनालिटिकल मेथड्स के थ्रू सॉल्व करना, ये $1 मिलियन प्रॉब्लम है। दुनिया में 7 ऐसे प्रॉब्लम है मैथमेटिशियंस ने डिफाइन किए हुए जो कि $1 मिलियन प्रॉब्लम है, उसमें से एक का सोल्यूशन हासिल हुआ है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज टर्बुलेंट फ्लो, कि आप नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को रखें और उनको मैथमेटिकली अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये फ्लो के मसाइल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तय कर सकता है। अब आगे चल के देखेंगे, जैसे ही हम नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को गवर्निंग इक्वेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास फ्लो के अंदर टर्बुलेंस आना शुरू हो जाती है, हमारे पास एडिशनल टर्म्स आना शुरू हो जाती हैं, फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी, फ्लक्चुएटिंग प्रेशर। उनको सॉल्व करने के लिए हमें एडिशनल इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, जो कि टर्बुलेंस में इस्तेमाल होती है। तो टर्बुलेंस का फिनोमेना आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया प्रॉपर्ली। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट कंडीशंस के अंदर पाए जाने वाले एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को फिट किया गया है और डिफरेंट इक्वेशंस के एप्सिलॉन मॉडल, के ओमेगा मॉडल, एसएसटी मॉडल, ये निकाले गए हैं और इनको हम डिफरेंट एप्लीकेशन वाइज फिट करते हैं। तो कोई एक टर्बुलेंस मॉडल किसी भी हर 100% किसी भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसको हम देखें। सर ये न्यूमेरिकली भी नहीं सॉल्व हो सकती? न्यूमेरिकली हमारी एस्टिमेशन होती है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप दो चीजें बात करते हैं, हमारे पास एक मेथड होता है एनालिटिकल मेथड और एक आपके पास होता है न्यूमेरिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड से क्या है, जिसमें हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन हासिल हो रहा हो। मेरे पास, मैं नेवियर-स्टोक्स के जरिए अगर अपने प्रॉब्लम को बहुत सिंप्लीफाई कर लूँ तो मे बी मैं एनालिटिकल सोल्यूशन हासिल कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम आना शुरू हो जाए, कि मेरे पास अननोन्स बहुत ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो, तो मुझे अपने न्यूमेरिकल मेथड की तरफ जाना शुरू हो जाता है। फिर जब आपके पास टर्बुलेंस फ्लो आ रही है, जैसे आप राइट साइड पर देख रहे हैं, अब ये फ्लक्चुएटिंग फ्लो है। इसमें अगर मैं टाइम के अगेंस्ट जो है वेलोसिटी को प्लॉट कर रहा हूँ, तो एक मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रही है और एक एवरेज वेलोसिटी है। तो मेरे पास जो इंस्टेंटेनियस एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी है, वो एवरेज वेलोसिटी प्लस जो आपके पास एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी है, उसका एडिशन के तौर पे आ रही होगी। अब आप देख सकते हैं आपके पास एक सिंपल वेलोसिटी दो टर्म्स के अंदर डिवाइड होगी। ये जो एडिशनल टर्म्स होती है, ये जब हम अपने नेवियर-स्टोक्स में ऐड करते हैं तो हमारे पास नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन रेनॉल्ड्स एवरेज नेवियर-स्टोक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इसको एडिशनली सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटली हमने डिफरेंट मॉडल्स जनरेट किए हैं, टर्बुलेंस मॉडल्स, के एप्सिलॉन, के ओमेगा वगैरह। उनको हम अपने न्यूमेरिकल मॉडल के अंदर प्लग इन करते हैं और इन वैल्यूज की एस्टिमेशन करते हैं।
तभी हमारे पास ये जो प्रोसेस है ये आइटरेटिव प्रोसेस है। आइटरेटिव प्रोसेस क्या है कि आपने एक सिंपल, आपने सारी की सारी एक्स वाई जेड मोमेंटम और आपके पास फ्लो की इक्वेशन सॉल्व की, फिर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व की, दोनों के दरमियान डिफरेंस लिया, कितना आ रहा है। मैं कहता हूँ अगर मैं 10⁻³ या -4 के ऊपर जा रहा हूँ तो आइटरेटिव प्रोसेस के अंदर ये रेजिडुअल 10⁻⁴ का होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास आइटरेशन नंबर n पे मेरे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू है और आइटरेशन नंबर n+1 पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू है तो उनके दरमियान डिफरेंस जब 10⁻⁴ से कम का होगा तो मेरे पास रेजिडुअल 10⁻⁴ का होता जाएगा। तो हम न्यूमेरिकली तो एस्टिमेट कर रहे हैं चीजों को, वो बात नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट सोल्यूशन इस चीज का कोई नहीं पाया जाता अभी तक फिलहाल। इसी तरीके से नेचुरल वर्सेस फोर्स फ्लो, ये आप लोगों को अंदाजा नहीं, पंख गर्मी लग रही है, आप लोगों ने आपने पंखा टर्न ऑन किया तो आपने क्या करना है बेसिकली आप हवा को सर्कुलेट करा रहे हैं। हवा जब आपके बॉडी के ऊपर से किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी से गुजरेगी तो हमारे पास वेरिएशन किस चीज की आ रही होती है, एच की वेरिएशन आ रही होती है, कन्वेक्टिव हीट कोएफिशिएंट की। तो हम फोर्सफुली जो है वो क्या करवा रहे हैं, अपने ऊपर कूलिंग करवा रहे हैं। आप इसी तरीके से गाड़ी चलती जा रही है, गाड़ी के अंदर आपके रेडिएटर में पहले जो है वो पंखा ऑन करवा देते हैं। बाज़ दफ़ा आपने सुना होगा कि जी गर्मियों में जी पंखा डायरेक्ट कर देते हैं। वो क्या होता है, वो आप क्या है बेसिकली आप अपने रेडिएटर के ऊपर से फोर्सफुली एयर को गुजार रहे हैं और आप फोर्स फ्लो करवा के कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट को बढ़ाते जा रहे हैं। नेचुरल फ्लो आपके पास क्या है, हमारे पास जो हवा की जो मौसम में आती तब्दीली होती है वो नेचुरल फ्लो है। नेचुरल फ्लो किस वजह से हो रहा है, बेसिकली आपके पास चेंज इन टेम्परेचर हासिल हुआ। चेंज इन टेम्परेचर से क्या हुआ, आपके पास चेंज इन डेंसिटी आना शुरू हुई। चेंज इन डेंसिटी की वजह से आपको क्या हुआ, प्रेशर की वेरिएशन आना शुरू हुई। तो आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो आपके पास जाता है, तो ये आपके पास नेचुरल फ्लो है। एक क्लासिकल एग्जांपल दी जाती है, कोई गर्म अंडा पड़ा हुआ, आप गर्म अंडा क्या करेगा, उसके इर्द गिर्द की हवा गर्म हो जाएगी, जो गर्म हवा है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगी और आपके पास ठंडी हवा नीचे की तरफ बैठेगी। पुराने जमाने में जो घरों में रोशनदान का कॉन्सेप्ट था वो क्या था बेसिकली, तो यही था कि आपके नीचे से गर्म हवा उठे, वो रोशनदान वाले एरिया से एग्जिट कर जाए, तो आपका एक नेचुरल कूलिंग का प्रोसेस चलता रहा। इसी तरीके से आपके पास स्टेडी वर्सेस ट्रांजिएंट फ्लो, आपके पास स्टेडी स्टेट सिस्टम, आपको कोई भी सिस्टम जब आप उसको स्विच ऑन करते हैं वो ट्रांजिएंट रीजन में चलता जाता है। मेरा एक पंप है, मैंने पंप को ऑन किया, पंप अब मेरे पास 0 फ्लो रेट से एट स्पेसिफिक फ्लो रेट FR के ऊपर एट टाइम T पे पहुंचेगा। जब तक वो उस टाइम पे पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा, ट्रांजिएंट रीजन से गुजरते जा रहा है। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या आता जा रहा है, मेरे पास स्टेडी स्टेट रीजन हासिल होने शुरू हो गई। तो जब वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास 0 होगी तो मैं कहूँगा स्टेडी स्टेट सिस्टम है। जो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम समथिंग पाई जाती होगी तो मेरे पास क्या होगा, ट्रांजिएंट सिस्टम है। इसमें हमारे पास एक एडिशनल टर्म आ जाती है क्वाजी स्टेडी स्टेट सिस्टम। क्वाजी स्टेडी स्टेट सिस्टम क्या है कि अगर हमारे पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज इतने नहीं पाए जाते कि हम फुल ट्रांजिएंट सिस्टम को कर सकें। जैसे मेरे पास एक पंप है, उसका इम्पेलर रोटेट कर रहा है फ्रॉम 0 to 360 डिग्री से कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा। अब मैं कहता हूं कि जी मैं इसको 36 इक्वल रीजन्स पे डिवाइड कर देता हूं कि 0 पे 10 डिग्री पे 20 डिग्री पे 30 डिग्री पे। अब मैंने एक ले ली 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे ये पोजीशन है, ये कंडीशंस है। अब 0 डिग्री पे मैं इसको स्टेडी स्टेट सॉल्व करूं, फिर उसके बाद मैं अपडेट करूं, मैं उसको 10 डिग्री के ऊपर ले जाऊं और फिर मैं अपने उसको एज ए स्टेडी स्टेट सॉल्व करूं। तो हमारे क्या हुआ, हम अपने ट्रांजिएंट इफेक्ट को भी देखना चाह रहे हैं लेकिन एट अ पर्टिकुलर टाइम स्टेप हम उसको स्टेडी स्टेट सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसी चीज हमारे पास क्या होती है, क्वाजी स्टेडी स्टेट सिस्टम कहलाता है। तो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन था हमारे पास फ्लूइड फ्लो से मुताल्लिक। आप लोगों से आई गेस मैंने बुक शेयर कर दी थी या नहीं की थी अभी? चेक करने देना आपको, मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों से बुक शेयर नहीं की थी, मैं आप लोगों से बुक शेयर कर दूंगा। तो कल से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स क्या चीज होती है, न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है, उसके बारे में करेंगे। हमारी कोशिश यही होगी, आज मैं थोड़ा सा इस कोर्स का इस तरह इंट्रोडक्शन ब्रीफ करता हूँ आपका कि हम इसको प्रैक्टिकल साइड पे रखने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश मेरी ये होगी कि आपसे कम से कम एक एक्सटर्नल फ्लो और एक इंटरनल फ्लो का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवा लिया जाए। इंटरनल फ्लो में मोस्ट प्रॉब्ली हम या तो कोई पंप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या फिर नोजल कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल को सॉल्व करेंगे, और एक्सटर्नल फ्लो में हम सिंपल कोई एरोफाइल शेप को लेके थ्रू फ्लुएंट इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे।
लेकिन थोड़ी सी आप लोगों से मेरी ये भी होगी कि आप लोग मैटलैब के ऊपर भी कोडिंग कितनी आप लोगों की मैटलैब स्ट्रॉन्ग? सर बेसिक की थी। यस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। चलें, हम फाइनाइट डिफरेंस जो मेथड होगा उसके थोड़े बहुत कोडिंग हम मैटलैब के ऊपर करेंगे। फाइनाइट वॉल्यूम की जो हमारे पास एस्टिमेशंस होंगी उसके लिए हम फ्लुएंट को इस्तेमाल करेंगे, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं। कोर्स कोशिश करेंगे कि कोर्स आप लोगों के लिए हार्ड ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है, ये ओपन एंडेड कोर्स है, इसके अंदर करंटली रिसर्च भी चल रही है, तो इसको जितना खींचना चाहे, मुश्किल बनाना चाहे, वो हो सकता है। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि कोर्स अंडरस्टैंडिंग हो, प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को इजाफा होगी, जब आप कहीं पर जाएं तो प्रैक्टिकली जवाब दे सकें इस चीज़ को। और ये इस तरह का कोर्स है, इसमें आपको फायदा ये है कि अगर आप सीख लेते हैं ना, सॉफ्टवेयर स्किल्स अगर आपने डेवलप कर लेते हैं, तो मुस्तकबिल में हमारे जो है, आप लोगों को पता है, जॉब सिचुएशन को बहुत ब्राइट नहीं पाई जाती, लेकिन इंस्टेड के बंदा सिर्फ जॉब के पीछे करना शुरू करे, बंदा फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता है। मैं आप लोगों को बल्कि इनकरेज करूंगा कि आप फाइनल सेमेस्टर में थोड़ी सी फ्रीलांसिंग करने की कोशिश करें, ठीक है? और अपने इस तरह के स्किल्स जब डेवलप करेंगे ना, आपके लिए थोड़ी आसानी होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे तरफ से आपको ये इंकरेजमेंट होगी कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों को करें, और इस कोर्स को एज अ कोर्स ना लें, इसको प्रैक्टिकल आप वो ले लें, गाइड वे ले लें, जो कि फ्रीलांसिंग या किसी भी जॉब के अंदर आपके इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह कल से जो है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। कहीं पे कोई मसला है, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, चीज़ डिस्कस करने से समझ आती है, ठीक है? डिस्कस करने, लेकिन मुझे आप लोगों की जो है ना कांस्टेंट इनपुट भी चाहिए होगी। मैं किस तरह पढ़ा रहा हूँ, क्या अगर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो वो उस पर भी फीडबैक चाहिए होगी आप लोगों से। ओके, सही होगा। चलेंगे, थैंक यू। आज के लिए फिलहाल इतने, तो इंशाल्लाह कल दोबारा 12:30 मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।